देखो लास्ट क्लास में अपन ने गारंटी के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था और क्या क्या टॉपिक डिस्कस कर लिए थे वो देखते हैं। गारंटी का मीनिंग अपन ने डिस्कस कर लिया था, डेफिनेशन भी आप बोल सकते हो। गारंटी के अंदर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को गारंटी देता है कि अगर किसी तीसरे पर्सन ने डिफॉल्ट किया तो उसके बिहाफ पर मैं पे करूंगा। गारंटी देने वाला श्योरिटी कहलाता है, गारंटी जिसको मिली है वो क्रेडिटर कहलाता है, और जिसके बिहाफ पर गारंटी दी गई है वो प्रिंसिपल डेटर कहलाता है। इसके अलावा अपन ने डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। कुछ 5-6 पॉइंट्स अपन ने पढ़े थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो इसके फीचर्स भी है। पहला, पर्पस। जो भी गारंटी है वो किसी पेमेंट ऑफ डेप्ट के लिए होनी चाहिए। अगर पेमेंट ऑफ डेप्ट के लिए तब तो गारंटी वैलिड है, और अगर कोई डेप्ट वगैरह है ही नहीं तो फिर वो वैलिड कंसीडर नहीं होगी। दूसरा, कंसिडरेशन। जो भी कंसिडरेशन है वो है ना, क्रेडिटर से प्रिंसिपल डेटर को जो मिल रहा है वही वैलिड कंसिडरेशन कहलाएगा। किसके लिए? श्योरिटी के लिए भी। श्योरिटी के लिए अलग से कंसिडरेशन नहीं होगा, पहला। दूसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा था कि कंसिडरेशन प्रेजेंट होना चाहिए, किसी पास्ट कंसिडरेशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। जैसे 3 महीने पहले प्रिंसिपल डेटर को ऑलरेडी क्रेडिटर गुड्स दे चुका है और आज आप उसके लिए गारंटी दे रहे हो तो वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि गुड्स तो ऑलरेडी दिया जा चुका है, इसीलिए। तीसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा था लाइबिलिटी का एग्जिस्टेंस। लाइबिलिटी का एग्जिस्टेंस कब होगा भाई? एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी के लिए ही आपको गारंटी वैलिड है। अगर कोई लाइबिलिटी ऐसी है जो टाइम बेरिड हो चुकी है तो उसके लिए गारंटी भी टाइम बेरिड मानी जाएगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट अपन ने पढ़ा था नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। कोई भी क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर अगर मिसरिप्रेजेंटेशन करते हैं या किसी इंपॉर्टेंट फैक्ट को छुपाते हैं, किससे? श्योरिटी से, तो श्योरिटी के द्वारा दी गई गारंटी इनवैलिड कंसीडर की जाएगी। अगर मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ उसके साथ, या कोई कंसीलमेंट का मतलब होता है छुपा लेना, कोई चीज छुपा ली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था बताना। जैसे ये सेकंड वाला एग्जांपल है 11वां, उसके अंदर वो ऑलरेडी गड़बड़ कर चुका है तो उसके बारे में उसको बताना चाहिए था ना गारंटी के वक्त। किसको? क्रेडिटर को बताना चाहिए था, श्योरिटी को। अगर उसने बताया तब तो ठीक है, नहीं बताया तो वो कंसीलमेंट का केस हो गया, तो गारंटी क्या हो जाएगी? इनवैलिड। अगला, राइटिंग नोट नेसेसरी। अगर ओरल एग्रीमेंट है गारंटी का तो भी वैलिड कंसीडर किया जाएगा, इट इज नॉट नेसेसरी टू बी इन रिटर्न। और लास्ट है ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटी, सेक्शन 144। इसका मतलब क्या था कि अगर गारंटी देते वक्त श्योरिटी ये बोलता है कि मैं तभी गारंटी दूंगा जब कोई और पर्सन मुझे को श्योरिटी के रूप में ज्वाइन करे। अब कोई और पर्सन उसे को श्योरिटी के रूप में ज्वाइन कर ले तब तो ठीक है, और अगर नहीं करे तो इनवैलिड। ठीक है, गारंटी वैलिड कंसीडर नहीं होगी। क्लियर? यहां तक अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आपको एक डिफरेंस पढ़ने के लिए दिया था, इंडेमनिटी और गारंटी का। गारंटी और इंडेमनिटी था ना? बताओ कौन कौन पढ़ कर आए हो? सॉरी, सभी पढ़ कर आए हो? आज आपकी पहली क्लास है क्या? आपका नाम क्या है? आप यहाँ पर पहली बार ले रहे हो क्लास? ठीक है, वैसे अटेम्प्ट भी पहले है, सेकेंड अटेम्प्ट है? पहले अटेम्प्ट है, न्यू। ठीक है, अभी का एक टॉपिक बीच में चल रहा है तो हो सकता है आपको कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगे। अच्छा, तो आपने पढ़ा है क्या पहले? अच्छा, स्टेट्स पढ़ी थी क्या? हाँ कोई बात नहीं, ये आपको धीरे धीरे कनेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? तो देखो, जो डिफरेंसेस मैंने गारंटी और इंडेमनिटी के दिए थे उनमें बताओ किसी को कुछ पूछना है क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कोई भी पॉइंट पूछना है किसी को? सारे पॉइंट समझ में आ गए? टाइम ऑफ लाइबिलिटी, time to act, the indemnifier need not to act to request of the indemnity holder, the surety acts at the request of principal debtor। जो indemnifier है ना, उसे इंडेमनिटी होल्डर की रिक्वेस्ट पर ही एक्ट करना ऐसा जरूरी नहीं है, वो इंडेमनिटी होल्डर की रिक्वेस्ट के बिना भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसमें श्योरिटी तभी एक्ट करेगा जब प्रिंसिपल डेटर उसको रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, क्लियर? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर तो जो इंडेमनीफायर है जिसने बोला है कि हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, बदले में उसको भी कंसिडरेशन मिल रहा है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको है ना सिक्योरिटी दे रही है, शील्ड दे रही है, कवरेज दे रही है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी तो ले रही है आपसे, लेकिन श्योरिटी को क्या मिल रहा है भाई बदले में? कुछ नहीं ना। तो श्योरिटी इज मोर काइंड ऑफ हेल्प और इंडेमनीफायर इज मोर काइंड ऑफ प्रॉफिट। इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर में दोनों को कंसिडरेशन मिलता है। इंश्योरेंस कंपनी आपको कब प्रोटेक्शन या क्लेम देती है? जब आपने उनको प्रीमियम टाइम पर भरा हो। ऐसे दे देगा वो? नहीं। गारंटी के केस में श्योरिटी को क्या मिल रहा है बताओ? कुछ नहीं। तो वो हेल्प की जैसे, तो वो रिक्वेस्ट पर होता है और इसमें रिक्वेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है, समझ गए क्या? क्लियर है? और कौन सा वाला?
राइट टू शू थर्ड पार्टी। इंडेमनीफायर कैन नॉट शू ए थर्ड पार्टी फॉर लॉस इन हिज ओन नेम हैज देयर इज नो प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नो प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पता है क्या पहले क्या होता है? प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पता है? प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बट देयर कैन नॉट बी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। याद आया यूनिट नंबर 2? जैसे आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, फीस आपके बिहार पर आपके पापा भी दे सकते हैं, आपके मम्मी भी दे सकती है, आपके भैया भी दे सकते हैं, आपका कोई रिलेटिव भी दे सकता है, आपके दोस्त भी दे सकते हैं, कोई अजनबी भी दे सकता है। तो कंसिडरेशन में तो स्ट्रेंजर हो सकता है। लेकिन अगर कल को मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया और आप मेरे खिलाफ केस करना चाहते हो तो आपके बिहार पर ना आपके पापा केस फाइल कर सकते हैं, ना आपकी मम्मी, ना आपके घर वाले। कौन केस फाइल कर सकता है? सिर्फ आप। समझ गए? दिस इज कॉल्ड प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? अब देखो, इंडेमनीफायर कैन नॉट शू ए थर्ड पार्टी, इसका क्या मतलब है ध्यान से सुनना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैंने कार इंश्योरेंस ले रखी है, क्लियर? तो मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने इंश्योरेंस ले रखी है गाड़ी की। मान लो आपकी गाड़ी और मेरी गाड़ी टकरा गई, ठीक है, गलती आपकी थी, क्लियर? तो क्या इंडेमनीफायर मतलब मेरी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो डायरेक्ट आपके ऊपर केस फाइल कर सकती है क्या थर्ड पार्टी पर? नहीं। आपके और उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नहीं है। लेकिन मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी से टकराई है तो मैं केस फाइल कर सकता हूं। तो इंडेमनीफायर डायरेक्ट आप पर केस फाइल नहीं कर सकता, इंडेमनीफायर मुझे रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप केस फाइल करो इनके ऊपर। समझ गए? अपन ने सेक्शन 125 पढ़ा था ना इंडेमनिटी के अंदर, कि अगर इंडेमनीफायर के बोलने पर इंडेमनिटी होल्डर कोई केस फाइल करता है या कोई केस डिफेंड करता है या कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट करता है तो उसका जो भी पैसा होगा, चाहे वो डैमेजेस हो, चाहे कॉस्ट हो, चाहे खर्चा हो, वो सब वो किससे क्लेम कर सकता है? इंडेमनीफायर से। याद आया? तो वो चीज है ये, कैन नॉट शू थर्ड पार्टी बिकॉज देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द थर्ड पार्टी एंड द इंडेमनीफायर। अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूं तो मैं एडमिट हूं ना, कल को अगर कुछ भी गड़बड़ होती है ना, किसकी तरफ से? हॉस्पिटल की तरफ से, तो उनके खिलाफ कौन केस फाइल कर सकता है? मैं या इंश्योरेंस कंपनी? मैं फाइल कर सकता हूं। समझ गए क्या? जबकि हेल्थ इंश्योरेंस मेरा कौन दे रहा है? बिल मेरा इंश्योरेंस कंपनी देगी, लेकिन फिर भी उनके और हॉस्पिटल के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मेरे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और मेरे और हॉस्पिटल के बीच में। समझ गए? तो अगर कल को हॉस्पिटल वाले कुछ गड़बड़ करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट केस फाइल नहीं कर सकती हॉस्पिटल पे, दे विल आस्क मी टू शू द इंश्योरेंस, टू शू द हॉस्पिटल। समझ गए? दिस इज प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहली बात। दूसरा, अगर अपन इधर आते हैं तो श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर तीनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट प्रोसीड कर सकता है बिना किसी रिक्वेस्ट के, बिना किसी रिक्वायरमेंट के। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आपके बिहार पर नितिन सर को गारंटी दी थी कि सर इनको क्रेडिट पर गुड्स दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नितिन सर ने आपसे पेमेंट मांगा, आपने कर दिया मना, तो मुझे देना पड़ा वो पेमेंट, मैंने गारंटी दी है तो वो 10 लाख रुपए मैंने दे दी। तो वो 10 लाख रुपए क्या मैं आपसे डायरेक्टली लेने का अधिकार रखता हूँ? यस, रखता हूँ। क्यों रखता हूँ? क्योंकि आपके और मेरे बीच में भी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। अपन ने कल गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, तो 3 कॉन्ट्रैक्ट होते पड़े थे ना, एक तो श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में, एक प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, और एक होता है श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, विच इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? तो मैं आपसे रिकवर कर सकता हूँ। तो आपके और मेरे बीच में क्योंकि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं आपको शू कर सकता हूँ, लेकिन इंडेमनीफायर और थर्ड पार्टी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना इम्प्लाइड ना एक्सप्रेस, तो वहां पर केस करना पॉसिबल नहीं है। समझ में आएगा ये पॉइंट ढंग से? एकदम क्लियर है? हाँ भाई, पर्पस वाला पॉइंट और कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट तो नॉर्मल से है, समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट नहीं है अभी? पहले जो मैंने पढ़ाया अब तक उसमें भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। किसने किसने पढ़ा है यहाँ तक? सच्ची सच्ची बताना, जो जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ साथ साथ। वेरी गुड, साथ साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। साथ साथ पढ़ोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी लो में, ठीक है? मैंने कोई टॉपिक भी लिखने के लिए दिया था कि आप लोगों को? कौन कौन लिख कर लाया है? कोई टॉपिक लिखने के लिए दिया था मैंने? लिख कर लाया हो गया? कौन कौन नहीं लिख कर लाया है? क्यों नहीं लिखा? याद रखना, याद रखना। सेम रीजन है, वो कॉपी पेस्ट हो जाता है बाद में, सेम रीजन है। याद रखना भाई, मैं लिखने दे रहा हूँ उसके पीछे कोई आप लोगों का ही भला है। पिछले बैच तक तो नहीं देता था मैं, लेकिन अब मुझे समझ में आई ये बात कि हम लोगों को लिखवाना जरूरी है आप लोगों से, क्योंकि लिखने के चक्कर में बहुत सारे बच्चे निकल रह रहे हैं और अब तो बीसीआर भी नहीं है। तो आप लोगों को लो तो स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना? पहले तो बीसीआर का बहाना हो जाता था कि सर 40 मार्क्स की बीसीआर तैयार कर लूंगा, जबकि टू बी वेरी ऑनेस्ट बीसीआर कितनी भी तैयार कर लो, बीसीआर हमेशा अधूरी रहेगी। आपने 50 आर्टिकल तैयार करे, कोई ऐसे टॉपिक पे आ गया जो उन 50 में कवर नहीं है, अब होगी प्रिपरेशन खराब। बोलिए माता जी ये क्या हुआ? हाँ, ठीक है।
तो वो अब जैसे आपने इतने सारे एनोनिम सिनोनिम पढ़े, उसमें से नहीं आए फिर भी, तो क्या कर लोगे? तो ऑप्शन ये ना, इसमें तो ऐसा नहीं होगा ना एक्ट के बाहर आ गया, आपको पूछा कॉन्ट्रैक्ट का है, ठीक है, और सवाल किसी और एक्ट का दे दिया जो आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। इसीलिए लॉ को अब डिफरेंट तरीके से पढ़ना है, आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है इस पेपर के अंदर, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड लॉ, ठीक है, क्लियर है ना? और ऐसा कोई है ना जो, कोई तो नहीं है ना जो सेकंड बार भी बस बिना मन के एग्जाम दे रहे हो? पहली बार बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो घर वाले के प्रेशर में एग्जाम दे। घर वाले के प्रेशर में एग्जाम दे मतलब कि भाई घर वालों ने बोल दिया कि कुछ तो कर ले नालायक, इस चक्कर में आपने सीए ज्वाइन कर ली, या आपने सोचा एक बार करके देख लेते हैं। सच में ऐसा होता है भाई, जब मैंने सीए के फॉर्म भरे थे तो मुझे ही नहीं पता था कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास के कमजोर बच्चे भी सीए कर रहे थे और मैं टॉपर था, तो करनी पड़ी। बोले ये कर रहे हैं तो अपन को तो करनी पड़ेगी, और घर में कोई सीए नहीं था तो इसलिए करने का था कि अपन तो करें कम से कम। तो वैसे वाली चीज थी, लेकिन मैं कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था एक्साइटेड सीए को लेकर कि मुझे करनी है। लेकिन बाद में जब आप एग्जाम एक किसी चीज में घुस जाते हो, एग्जाम वगैरह देने लग जाते हो, तो फिर आपको करनी पड़ती है वो। तो आप में से कोई ऐसा तो नहीं है ना जो सेकंड टाइम भी सिर्फ मजाक मस्ती के लिए एग्जाम दे रहे हो? पहली बार दिए होंगे बहुत सारे बच्चों ने कि सिर्फ दो दोस्त दे रहे हैं तो साथ में मैं भी चलता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। वो वाला सीन है ना, तो बाद में कोई क्लियर नहीं कर सकता फाउंडेशन में, बता दूं। हो सकता है आपने किसी, है ना, सीरियस पर्पस के लिए सीए ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन जब आप एक बार किसी चीज में घुस जाओ ना, तो फिर उसे कंप्लीट करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये बात समझते हो? ये बात भी समझते हो ना कि आप कितनी अहमियत है पढ़ाई की दुनिया में, कंसीडरिंग द बिजनेस में कंपटीशन टफ होता जा रहा है, उसके बाद जॉब्स वगैरह वैसे भी पहले से ही कम है इंडिया में, तो सिचुएशन धीरे धीरे और क्रिटिकल होती जा रही है। समझ गए? तो जब तक आप क्वालिफाइड हो तब तक तो आपको पूछेंगे दुनिया, क्वालिफाइड नहीं हो तो कोई नहीं पूछ रहा। तो इसीलिए क्लियर है ना, कौन कौन यहाँ पर सी फाउंडेशन क्लियर करना चाहता है? सारे? कौन कौन नहीं चाहता है? सब चाहते हो क्लियर करना? तो मेहनत करोगे ना सब? जो जो फेल हुए हैं उनको तो एहसास होगा ना कि एक बार चनपेट लग गया है, दूसरी बार नहीं लग जाए, है ना? समझ गए? चलो, तो मेहनत करनी है। वो जो लिख कर लेकर आए हो ना, उसके साथ साथ आज मैं एक टॉपिक और लिखने की दूंगा, अभी पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद दूंगा वो, ठीक है ना? अब स्टार्ट करते हैं आज अपन नया टॉपिक, टाइप्स ऑफ गारंटी। टाइप्स ऑफ गारंटी दो तरीके की होती है, एक तो स्पेसिफिक गारंटी और एक कंटिन्यूइंग गारंटी। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपने नितिन सर के साथ कोई ट्रांजेक्शन किया और सिर्फ उस एक ट्रांजेक्शन के लिए मेरी गारंटी है, तो उसे अपन बोलेंगे स्पेसिफिक गारंटी। और अगर आपकी गारंटी आगे के ट्रांजेक्शन के लिए भी है, आज किया उसके लिए भी है, 3 दिन बाद किया उसके लिए भी है, 7 दिन बाद किया उसके लिए भी, 15 दिन बाद किया उसके लिए भी है, तो उसे बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में आप दो तरीके से लिमिट लगा सकते हो, या तो मैक्सिमम अमाउंट की या फिर टाइम पीरियड की। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर, अगले 6 महीने तक नितिन सर से जब जब आप क्रेडिट पर गुड्स लोगे ना, तब तब मेरी गारंटी है। तो 6 महीने तक ये गारंटी चलेगी। अब 6 महीने में आप 5 बार गुड्स खरीदो या 50 बार गुड्स खरीदो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर मैंने बोला कि अगर आप 2 लाख रुपए तक का गुड्स खरीदते हो नितिन सर से, तो मेरी गारंटी है। अब अगर आपका बैलेंस 1,80,000 है पहले से और उन्होंने आपको 50,000 का गुड्स दिया, तो मेरी गारंटी पूरे 50,000 के लिए नहीं होगी, सिर्फ 20,000 के लिए होगी, क्योंकि 2 लाख का मैंने बार सेट कर रखा था, उससे ऊपर मेरी गारंटी नहीं है। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर कोई स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, जैसे एक बार वन टाइम जो ट्रांजेक्शन होता है, ओटीपी सुना है क्या आपने? वन टाइम पासवर्ड, वो एक बार ही काम आता है ना, फिर दोबारा अगर आपको करना हो तो नया ढूंढना पड़ता है ना, वो पुनः नया आपके पास आता है नया मैसेज के थ्रू। तो ये ओटीपी है, स्पेसिफिक गारंटी इज काइंड ऑफ ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड या वन टाइम गारंटी, ओटीजी बोल दो इसको, ठीक है? एक टाइम की गारंटी है, एक बार जब ट्रांजेक्शन हुआ उसकी गारंटी होगी, वो ट्रांजेक्शन खत्म गारंटी खत्म। क्लियर? दूसरा कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब होता है ऐसी गारंटी जो ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन चलती जाती है, जिसमें या तो टाइम पीरियड आप सेट कर सकते हो या फिर मैक्सिमम अमाउंट जितने की गारंटी आप दे रहे हो वो बाहर सेट कर सकते हो। इट्स अप टू बिटवीन श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर। क्लियर? दोनों बात समझ में आई? एकदम आसान भाषा में मैंने बताया। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 12, ये स्पेसिफिक गारंटी का है। A guarantees B payment to B of the price of the 5 bags of the rice to be delivered by B to C and to be paid for in a month. B delivers 5 bags to C. C pays for them. देखो A तो कौन है? श्योरिटी। B कौन है? क्रेडिटर। और C कौन है? प्रिंसिपल डेटर। इसने इसको गारंटी दी कि 5 बैग्स जो आप डिलीवर करोगे ना, वो 1 महीने के अंदर अंदर C आपको पेमेंट कर देगा। और अगर C पेमेंट नहीं करेगा तो कौन पेमेंट करेगा?
ए बी को पेमेंट करेगा, ये गारंटी लिए इन्हें। अब बी ने सी को 5 बैग डिलीवर कर दिए, सी ने बी को 5 बैग का पेमेंट कर दिया, बात खत्म हो गई ना। यहाँ किसी भी तरीके से आपको ये लग रहा है कि आगे जब जब डिलीवर करेगा तब तब के लिए गारंटी है? नहीं, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी है। अब आगे देखते हो, this is a contract for specific guarantee because A intended to guarantee only for the payment of price of the first 5 bags of rice to be delivered one time। समझ गए? ये चीज अपन ने कंक्लूजन निकाली, इसके वही चीज इसका आंसर है। ये स्पेसिफिक गारंटी का एग्जांपल पढ़ा है अपन ने। ये क्या है? स्पेसिफिक गारंटी। जब किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी दी जाती है श्योरिटी को, श्योरिटी के द्वारा क्रेडिटर को प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर। बार बार ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी नहीं है। जैसे नितिन सर आपको गुड्स डिलीवर कर रहे हैं, मैंने बोला सर कर दो गुड्स डिलीवर, इस गुड्स की गारंटी मेरी है। अब वो गुड्स का पेमेंट आपने कर दिया, बाद में नितिन सर ने वापस डिलीवर किया, तो उसकी गारंटी मेरी है क्या? नहीं। ऐसे तो वो कभी भी कुछ भी डिलीवर कर देंगे आपको, हर बार मेरी गारंटी थोड़ी रहेगी। समझ गए? लेकिन अगर मैंने कंटिन्यूइंग गारंटी दे रखी है टाइम टू टाइम की, तब मेरी गारंटी हर ट्रांजेक्शन के साथ रहेगी। क्लियर है? उसका एग्जाम्पल अभी देखते हैं। कंटिन्यू गारंटी पे आओ। On A's recommendation, B, a wealthy landlord employs C as his estate manager. It was the duty of C to collect rent on 1st of every month from the tenant of the B and remit the same to B before the 5th of every month. A guaranteed this arrangement and promised to make goods any default made by C. This is a contract of continuing guarantee. हर महीने कलेक्ट करेगा वो पैसे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आपको कहीं पर नौकरी लगवाना था, ठीक है, और आपने मेरी सिफारिश करवाई, तो मैंने बोला इनको नौकरी पर रख लो, अगर ये कुछ भी गड़बड़ करते हैं ना तो मेरी गारंटी है। तो वो कुछ भी गड़बड़ खाली पहले दिन नौकरी पर होगा या चलता जाएगा? चलता जाएगा ना वो। तो ये कंटिन्यूइंग गारंटी का एग्जांपल है। समझ गए क्या? इसमें भी सेम चीज हो रही है। ए के रिकमेंडेशन पर बी ने सी को अपने यहाँ पर इंप्लॉय रख लिया, और सी 1 तारीख को पेमेंट कलेक्ट करेगा और 5 तारीख से पहले पहले ना बी को जमा करा देगा। ये अरेंजमेंट था। इस अरेंजमेंट की गारंटी किसने दी है? बी को, ए ने, कि सी कोई गड़बड़ नहीं करेगा। अब सी गड़बड़ अगर कभी भी करता है, जैसे पहले महीने नहीं की, दूसरे महीने नहीं की, तीसरे महीने नहीं की, लेकिन चौथे महीने में जाकर गड़बड़ कर दी, तो गारंटी है या नहीं है? कि बिल्कुल है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि सिर्फ मैं तो पहले 3 महीने के लिए बोल रहा हूँ या पहले 2 महीने के लिए बोल रहा हूँ। इसका नेचर ऐसा है कि जब तक टाइम लिमिट नहीं डाला जाए ना, तब तक ये कौन सी गारंटी मानी जाएगी? कंटिन्यूइंग। ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 14 देखो एक बार आप लोग सभी पढ़ो, साथ साथ मैं भी पढ़ता हूँ, आप पढ़ो अपने अपने मन में। ये देखो किससे पता चल रहा है? क्लियर लिख रखा है ना, टाइम टू टाइम सप्लाई करेगा। तो इसका मतलब कौन सी गारंटी हो गई है? कंटिन्यू। 10,000 तक के तो 10,000 तक जिम्मेदार रहेगा, उसके ऊपर नहीं रहेगा। ये मैंने भी एग्जांपल दिया था ना आप लोगों को कि नितिन सर को अगर मैंने आपके ब्याह पर 2 लाख तक की गारंटी दी है और आपने 2,30,000 रुपये का बैलेंस कर लिया, तो मेरी गारंटी सिर्फ 2 लाख तक है, 30,000 रुपये की गारंटी नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है? समझ गए क्या? किसी को कोई डाउट स्पेसिफिक और कंटिन्यूइंग गारंटी में? क्लियरली समझ में आ गया? जब किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए ओटीपी की जैसे गारंटी दी जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक गारंटी। और जब ट्रांजेक्शन या लॉन्ग टर्म पासवर्ड जो आपका होता है नॉर्मल पासवर्ड, उसके जैसे गारंटी दी जाए तो उसे बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन आप गारंटी दो तो कंटिन्यूइंग गारंटी, सिर्फ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए दो तो स्पेसिफिक गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में आप 2 तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। या तो आप टाइम पीरियड का रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि अगले 6 महीने, अगले 3 महीने, अगले 9 महीने, तो उतने टाइम पीरियड तक आपकी गारंटी रहेगी, फिर वो खत्म हो जाएगी। या फिर आप लिमिट लगा सकते हो अमाउंट के रूप में कि मैं 1 लाख रुपए तक की गारंटी देता हूँ, उसके ऊपर की गारंटी नहीं है। अब अगर नितिन सर ने आपको 1 लाख रुपए की गारंटी देने के बाद भी 5 लाख रुपए गुड्स दे दिए, तो मुझसे वो कितना रिकवर कर सकते हैं? 1 लाख, क्योंकि मैंने 1 लाख की ही गारंटी दी है। क्लियरली समझ में आ गया? सॉरी, आगे चलते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी टॉपिक अपना हो गया है ना, होमवर्क दिया था अपन ने, अभी समझा भी था थोड़ा बहुत। अब बात करते हैं नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी। श्योरिटी की लायबिलिटी किस तरीके की होगी और उसका किस हद तक
लाइबल हो सकता है वो, इस चीज के बारे में टॉपिक है सेक्शन 128। द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी is coextensive with that of the principal debtor unless it is otherwise provided by the contract। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा हो तब तो बात अलग है, वरना प्रिंसिपल डेटर की जैसे लाइबिलिटी होती है ना, उसके साथ साथ किसकी लाइबिलिटी चल रही है, श्योरिटी की। लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी ऑफ दैट सेकेंडरी नेचर है इज लाइबल ओनली व्हेन डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। लाइबिलिटी कैसी होती है इसकी, सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों होती है, क्योंकि प्रिंसिपल डेटर अगर डिफॉल्ट करेगा ना तो ही श्योरिटी की लाइबिलिटी अराइज होगी, अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट नहीं करता तो श्योरिटी कभी भी लाइबल नहीं होगा, इसीलिए सेकेंडरी है। प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी हो गई, प्रिंसिपल डेटर की। क्लियरली समझ में आई ये बात, एक दिन पहले भी डिस्कस की थी अपन ने ये चीज। उसके बाद where a debtor cannot be held liable on account of any defect in the document the liability of surety also ceases। अगर किसी कारण से क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को लाइबल नहीं ठहरा सकता तो फिर वो श्योरिटी को भी लाइबल नहीं ठहरा सकता, क्योंकि श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी क्या है, कोएक्सटेंसिव, साथ साथ चलने वाली। समझ में आएगा क्या? जैसे एक एग्जांपल के तौर पर क्लास में 2 बच्चे फेल हुए हैं, अब मैं एक को पनिश नहीं कर सकता तो फिर मुझे दूसरे को पनिश करने का राइट नहीं है। समझ गए क्या? या तो दोनों को पनिशमेंट मिलेगी या दोनों में से किसी को नहीं मिलेगी। ऐसे थोड़ी होगा कि आपने एक को पनिश कर दिया एक को माफ कर दिया, वो तो आप फिर वो कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, भेदभाव कर रहे हो, ठीक है, बायस्ड हो आप, फिर तो वो गलत हो जाता है। क्लियरली समझ में आया? तो यहाँ पर भी ये बोल रहा है कि अगर किसी कारण से प्रिंसिपल डेटर को लाइबल नहीं ठहरा सकता क्रेडिटर, तो फिर वो किसको लाइबल नहीं ठहरा सकता, श्योरिटी को। ठीक है, आगे, ए क्रेडिटर में चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट श्योरिटी फर्स्ट अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी। अगर एक क्रेडिटर चाहे तो पहले श्योरिटी को भी बोल सकता है वो पेमेंट करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो इसके अलावा कुछ तो बात अलग है। ठीक है, क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल के तौर पर ए गारंटीज बी द पेमेंट ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज बाय सी द एक्सेप्टर, the bill is dishonored by C, A is not liable only for the amount of the bill but also for any interest and charges which may all become due on it। अब देखो क्या है कि मैंने आपके बिहाफ पर गारंटी दी थी नितिन सर को बिल ऑफ एक्सचेंज की, वो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, डिसऑनर। तो सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज की अमाउंट की गारंटी की जिम्मेदार नहीं हूं मैं, बल्कि उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट, जो नोटिंग चार्जेस वगैरह लगेंगे उन सब के लिए भी जिम्मेदार माना जाएगा, क्योंकि जिन चीजों के लिए प्रिंसिपल डेटर जिम्मेदार है उन्हीं चीजों के लिए कौन जिम्मेदार माना जाएगा, क्रेडिटर, सॉरी श्योरिटी। कोएक्सटेंसिव होती है लायबिलिटी। क्लियर? liability of two persons primarily liable not affected by the arrangement between them one shall be surety on others default। अब इसका क्या मतलब है, बढ़िया टॉपिक है सेक्शन 132। देखो मैं पढ़ता हूँ साथ साथ आप भी पढ़ना, ठीक है ना, मैं पढ़ रहा हूँ। where two persons contract with a third person to undertake a certain liability and also contract with each other that one of them shall be liable only on the default of the other, the third person not being a party to such contract, the liability of each of the two persons to third person under the first contract is not affected by the existence of the second contract। बढ़िया लैंग्वेज है ना, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड कॉन्ट्रैक्ट, although such third person may have been aware of its existence। देखो क्या हुआ है बताओ, where two persons contract with the third person to undertake a certain liability। अब देखो मैं समझाता हूँ क्या है। दो दोस्त है, एक का नाम है छगन, क्या नाम है, छगन, और दूसरे का नाम है मगन, छगन मगन, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर जॉइंट प्रॉमिस किया और लोन लिया है। किससे लेंगे लोन, ना मुझसे क्यों लेंगे, मेरी ये काम है क्या, बैंक से नहीं लेंगे यार, बैंक अलग चीज हो जाती है। लखन, ठीक है, लखन से लिया है, छगन मगन लखन, ठीक है। तो छगन और मगन, सीएम ने लोन लिया है लखन से, ठीक है। अब जो लखन से लोन लिया ना, तो इन दोनों ने मिलकर प्रॉमिस किया कि हम आपको ये लोन 6 महीने बाद चुका देंगे। तो ये दोनों क्या हो गए, जॉइंट प्रोमिजर्स, और ये क्या हो गया, प्रोमिजी। ये बात पता है कि जॉइंट प्रोमिजर्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, यूनिट नंबर 4 में, ठीक है, सेक्शन नंबर 40 से 40, 41, 40, 42 से 45। याद आया टॉपिक, हाँ कि ना? 42 था ना, कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर जॉइंट प्रॉमिस कर सकते हैं, अगर उनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो वो, और बचे हुए जॉइंट प्रोमिजर्स आपस में जॉइंट प्रोमिजर माने जाएंगे। सबकी डेथ हो गई तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपस में जॉइंट प्रोमिजर माने जाएंगे। याद आए? तो वो जॉइंट प्रोमिजर है। छगन मगन ने मिलकर लखन से लिया था लोन और मिलकर चुकाने का किया था प्रॉमिस। ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 हो गया।
किस किस के बीच में है? सीएम और लखन के बीच में। ठीक है, सीएम का मतलब छगन मगन है। ठीक है, अब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट देखो क्या है। छगन ने प्रॉमिस किया है मगन को, ठीक है, मतलब मगन को पैसे चुकाने हैं और छगन उसके गारंटर के रूप में है। पैसे जैसे मान लो छगन मगन ने मिलकर लिए लखन से, लेकिन वो एक्चुअल में पैसे मगन को चाहिए थे। तो छगन ने बोला कि अगर मगन नहीं चुका पाएगा ना तो मैं चुका दूंगा। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ किसके बीच में है? इन दोनों के बीच में। इसके साथ लखन के साथ मिलकर इन्होंने डिसाइड नहीं किया था। लखन के साथ मिलकर डिसाइड करते तब तो ये तो क्रेडिटर हो जाता, ये प्रिंसिपल डेटर हो जाता मगन, और ये छगन क्या हो जाता? श्योरिटी। लेकिन ये इनके बीच का अरेंजमेंट है, लखन के साथ मिलकर नहीं किया। तो इन दोनों के बीच में ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2। ठीक है, अब मान लो कल को छगन या मगन में से लखन किससे पैसे मांग सकता है? सवाल नंबर 1 पहले। और दूसरी बात ये कि इसको कोई फर्क पड़ेगा क्या कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 का? कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चाहे तो छगन से पैसे मांगे, ये चाहे तो मगन से पैसे मांगे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि छगन तब पैसे देगा जब मगन नहीं दे पाएगा। क्लियर? ये उनके आपस का अरेंजमेंट है। ये सेक्शन इस चीज के बारे में क्लियरली समझ में आया? जब दो पार्टी आपस में मिलकर एक को श्योरिटी और एक को प्रिंसिपल डेटर बना देती है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ उसका कुछ इस चीज के बारे में कंसल्ट नहीं होता, तो फिर थर्ड पार्टी के ऊपर इस ट्रांजैक्शन का फर्क नहीं पड़ेगा। छगन एंड मगन के बीच का आपस का अरेंजमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 छगन मगन और लखन के बीच के कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 पर कोई इंपैक्ट नहीं डाल सकता। जॉइंट प्रोमिजर्स में से किसी भी प्रोमिजर को प्रॉमिस पूरा करने के लिए कंपील कर सकता है प्रोमिजी। ये भी याद है, पढ़ा था अपन ने। ठीक है, तो वो जॉइंट प्रोमिजर बाकी जॉइंट प्रोमिजर्स के साथ मिलकर या अकेले प्रॉमिस पूरा करेगा और बाद में अपना हिस्सा बाकी जॉइंट प्रोमिजर से क्लेम कर सकता है। याद आया? तो वो चीज है, क्लियरली समझ में आ गई बात? दिस इज कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, ये जो है इनके बीच में ये, एंड दिस इज कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2। दिस कॉन्ट्रैक्ट वोंट अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1। लखन को ही नहीं बोल सकते आप कि लखन पहले छगन से पैसे कैसे मांगे, पहले मगन से मांगने चाहिए थे। लखन बोलेगा मुझे क्या मतलब है, मेरे लिए तो दोनों बराबर है, जॉइंट प्रोमिजर है दोनों, तो मैं तो छगन से भी मांग सकता हूँ, मैं तो मगन से भी मांग सकता हूँ। अगर इन तीनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता ना गारंटी का, तो फिर लखन पहले सिर्फ मगन से मांग सकता है, मगन के नहीं चुकाने पर छगन से मांग सकता है। क्लियरली समझ में आई बात? ये फर्क है। अब देखो एग्जांपल नंबर 16, पढ़ो एक बार। अब इसमें ए और बी हो गए जॉइंट प्रोमिजर, और सी क्या हो गया? प्रोमिजी। हाँ भाई, पढ़ा गया? नहीं समझ में आया क्या? कितने लोगों को समझ में आ गया? एक को भी नहीं आया? अरे ये तो है, ए और बी ने मिलकर प्रॉमिस किया है सी को, एक प्रोमिजरी नोट बनाकर दिया है। जब कोई आप जॉइंट प्रॉमिस करते हो ना, तो आप मिलकर भी लायबल हो, और अगर दूसरा प्रोमिजर हाथ खड़े कर दे तो आप अकेले भी लायबल होते हो, ये तो पता है ना? ठीक है, तो जॉइंटली या सेवरली का मतलब ये है। तो ए और बी ने मिलकर जॉइंट प्रॉमिस किया था सी को कि हम जो भी प्रोमिजरी नोट के अमाउंट है वो पैसा आपको जो भी प्रोमिजरी नोट का टाइम है उसके बाद चुका देंगे। लेकिन ए ने प्रोमिजरी नोट बी के बिहाफ पर, बी के श्योरिटी के रूप में साइन किया है। असली पैसा किसने लिया था? बी ने। और उसके लिए सिर्फ हेल्प करने के लिए कौन साइन कर रहा है साथ में? ए। तो ये बात सी को पता है कि ए तो श्योरिटी के रूप में साइन कर रहा है और बी असली में पैसे ले रहा है। लेकिन एक बी सी को पता होना या सी के साथ मिलकर डिसाइड करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। समझ गए क्या? तो सी को नॉलेज है इन दोनों के बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन सी को नॉलेज हो या नहीं हो इस बात से इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर वो सी को भी इन्वॉल्व करते ना कि ए सी को बोलता है कि आप बी को पैसा दे दो, अगर बी पैसा नहीं चुकाएगा तो मैं पैसा चुकाऊंगा, अगर ये अरेंजमेंट होता तब तो आप बोल सकते हो ए तो हो गया श्योरिटी, बी हो गया प्रिंसिपल डेटर और सी हो गया क्रेडिटर। नहीं, लेकिन इन्होंने किया क्या? ए और बी ने जॉइंट प्रॉमिस किया सी को कि इतना पैसा इतने टाइम में चुका देंगे। ठीक है, बात खत्म, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर सी को पता था कि असली पैसा तो बी को चाहिए, ए तो खाली उसकी हेल्प करने के लिए कर रहा है, तो असली पैसा बी को चाहिए या असली पैसा सी को ए को चाहिए, इससे सी को फर्क पड़ेगा क्या?
अगर कल को बी पैसे नहीं चुकाए या ए पैसे नहीं चुकाए तो सी क्या दोनों में से किसी को भी बोल सकता है? यस। उस प्रोमिसरी नोट का टाइम हो गया, सी पेमेंट मांगना चाहता है, बताओ वो पहले बी से मांगेगा या ए से? किसी से भी मांग सकता है, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या अरेंजमेंट किया है, इसका फर्क सी के ऊपर नहीं पड़ता, चाहे उसे पता ही हो। समझ गए क्या? ये पॉइंट है। अब पढ़ो वापस एग्जाम्पल, रीडिस्कस रीड। सेक्शन 132A। समझ में आ गया? क्लियर है ना? देखो अगर आपस में मिलकर तीनों डिसाइड करेंगे ना तब तो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, लेकिन अगर आपस में मिलकर डिसाइड नहीं कर रहे, एक कॉन्ट्रैक्ट अलग है एक कॉन्ट्रैक्ट अलग है, तो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का इंपैक्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं आएगा। क्रेडिटर को आप ये नहीं बोल सकते कि पहले प्रिंसिपल डेटर से मांग, उसके लिए प्रिंसिपल डेटर है ही नहीं कोई, उसने तो दोनों के साथ जॉइंट प्रॉमिस किया है। तो आप में से दो लोगों ने मिलकर अगर मुझे प्रॉमिस किया तो मेरे लिए तो दोनों बराबर हो, मैं किसी को भी बोल सकता हूँ। हाँ अगर ये डिसाइड होता कि ये तो प्रिंसिपल डेटर ये क्रेडिटर है, ये श्योरिटी और मैं क्रेडिटर हूँ, ये तीनों के बीच में मिलकर डिसाइड होता तो बात अलग थी। क्लियर? मिलकर डिसाइड नहीं हो रहा ना, सिर्फ पता होना और डिसाइड करना मिलकर दोनों में फर्क होता है। क्लियर? आगे चले। अगला पॉइंट है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। ए श्योरिटी इज सेड टू बी डिस्चार्ज व्हेन हिज लायबिलिटी एज श्योरिटी कम्स टू एन एंड। The various modes of discharge of surety are discussed below: by revocation of the contract of guarantee, by the conduct of the creditor, or by the invalidation of the contract of guarantee. Discharge का मतलब होता है किसी चीज का खत्म हो जाना, तो श्योरिटी खत्म नहीं हो रहा है इसमें, श्योरिटी की लायबिलिटी कब खत्म हो जाएगी उसके बारे में। तीन केसेस में श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो सकती है, डिस्चार्ज हो सकती है। पहला रिवोकेशन, रिवोकेशन का मतलब होता है वापस ले लेना। जैसे मैंने आपके बिहार पर गारंटी दे रखी थी, उस गारंटी को मैंने वापस ले लिया, तो ये रिवोकेशन है। रिवोकेशन का मतलब जब आपने गारंटी वापस ले ली तो गारंटी आगे से आपकी खत्म है। अब देखो दो चीजें हो सकती हैं, दो तरीके के ट्रांजैक्शन डिस्कस किए थे, मैं रिवोकेशन वाला टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बुक से बाद में पढ़ेंगे। रिवोकेशन कैसे हो सकता है गारंटी का? पहला अगर स्पेसिफिक गारंटी है तो, और दूसरा कंटिन्यूइंग गारंटी है तो। स्पेसिफिक अगर गारंटी है ना तो ट्रांजैक्शन होने से पहले पहले गारंटी रिवोक हो सकती है, अगर एक बार ट्रांजैक्शन हो गया तो गारंटी रिवोक नहीं हो सकती। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर, नितिन सर आपको 3 दिन बाद में गुड्स डिलीवर करने वाले हैं। क्लियर? उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे करके आपके स्टूडेंट्स आए थे, वो मुझसे गुड्स मांग रहे हैं क्रेडिट पर, मैं दे दूं क्या? मैंने बोला हाँ सर मैं उनको जानता हूँ, आपको पैसे दे देंगे, आप उनको गुड्स डिलीवर कर दो। नितिन सर ने बोला ठीक है। अब जब वो आपको गुड्स डिलीवर करे उसके पहले पहले अगर मैंने रिवोक कर लेना गारंटी, तब तो रिवोकेशन पॉसिबल है, क्योंकि स्पेसिफिक गारंटी है, समझना ध्यान से। और अगर आपको गुड्स दे दिए उन्होंने, फिर मैं गारंटी वापस लेना चाहूं तो पॉसिबल नहीं है। तो स्पेसिफिक गारंटी के केस में कैन ओनली बी रिवोक्ड बिफोर ट्रांजेक्शन इज डन। ट्रांजेक्शन किया जाए उससे पहले पहले गारंटी रिवोक की जा सकती है, उसके पहले नहीं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में कब रिवोक हो सकती है? कभी भी, लेकिन जो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी किए जा चुके हैं उनके लिए गारंटी रिवोक नहीं होगी, फ्यूचर डेट से रिवोक होगी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आपके बिहार पर नितिन सर को गारंटी दे रखी है, मैंने आज उनको मैसेज करके बोला कि भैया बहुत हो गया गारंटी का, आज से मेरी गारंटी नहीं है। तो आज से तो गारंटी नहीं है मान लिया, लेकिन आज से पहले वो आपको 3 बार गुड्स डिलीवर कर चुके हैं, उन तीनों का पैसा बकाया है, क्या उनके लिए मेरी गारंटी रहेगी क्या? यस। जब तक वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होते, आप उनको पेमेंट नहीं कर देते, तब तक गारंटी रहेगी। लेकिन आज के बाद उन्होंने कल आपको वापस से 5 लाख के गुड्स दे दिए, उसके लिए मेरी गारंटी रहेगी क्या? नहीं, क्योंकि वो गारंटी रिवोक करने के बाद का ट्रांजैक्शन है। क्लियरली समझ में आ गई बात? तो ये सिंपल सा लॉजिक है। स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन में गारंटी रिवोक हो सकती है जब तक ट्रांजैक्शन ना हुआ हो, अगर ट्रांजैक्शन हो गया है तो गारंटी के रिवोक होने का चांस नहीं है। कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में आप कभी भी गारंटी रिवोक कर सकते हो, जब आप गारंटी रिवोक करोगे उसके बाद के ट्रांजेक्शन के लिए लाइबल नहीं हो, उसके पहले के ट्रांजेक्शन के लिए लाइबल हो आप। मतलब यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूं मैं? श्योरिटी की। क्लियरली समझ में आ गया? तो किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है इस पॉइंट में, नहीं है ना? तो ये लिख रखा है, देख लेते हैं इसको एक बार। Revocation of continuing guarantee by notice. The continuing guarantee may at any time be revoked by surety as to future transactions
by notice to the creditor. Once the guarantee is revoked, the surety is not liable for any future transaction. However, he is liable for all the transaction that happened before the notice was given. वही चीज है जो मैंने अभी बताई. आगे देखते हैं. स्पेसिफिक गारंटी कैन बी रिवोक्ड ओनली इफ लाइबिलिटी टू प्रिंसिपल डेटर हैज नॉट बीन अक्रूड. वही चीज है, जब तक प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी अक्रूड नहीं हुई तब तक आप वापस ले सकते हो. जैसे प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी अक्रूड हुई आप गारंटी वापस नहीं ले सकते. एक एग्जांपल दे रखा है इसका, पढ़ लेते हैं इसको. अरुण promises to pay Rama for all groceries brought by Carol for a period of 12 months if the Carol fails to pay. In the next 3 months, Carol buys rupees 2000 worth of groceries. After 3 months, Arun revokes the guarantee by giving a notice to Rama. Carol further purchases 1000 of groceries. Carol fails to pay. Arun is not liable for rupees 1000 of purchase that was made after the notice, but he is liable for the rupees 2000 of purchase made before the notice. ये तो एकदम सिंपल है. 2000 रुपए की ग्रोसरीज 3 महीने में दे दी, 3 महीने के बाद उसने गारंटी रिवोक कर ली. गारंटी पहले 12 महीने के लिए दी थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कभी भी रिवोक कर सकते हो कंटिन्यूइंग गारंटी. 3 महीने बाद रिवोक कर ली. रिवोक करने के बाद 1000 रुपए की ग्रोसरीज और खरीदी है, तो रिवोक करने से पहले के ट्रांजेक्शन में कितने रुपए बाकी थे? 2000. और यहाँ पर हो गई रिवोक, इसके बाद में कितने बाकी थे? 1000. तो इसके लिए तो लाइबल नहीं है श्योरिटी, इसके लिए लाइबल होगा. क्लियर? जिस दिन आप गारंटी रिवोक करने का नोटिस देते हो उसके पहले के ट्रांजैक्शंस के लिए आप लायबल हो, क्योंकि आपकी गारंटी थी. जिस दिन आपने रिवोकेशन का नोटिस दे दिया कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में, उसके बाद के ट्रांजैक्शन के लिए आप लायबल नहीं हो. समझ गए? बड़ा सिंपल सा है एकदम. नोटिस देना पड़ेगा लेकिन कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में, और स्पेसिफिक गारंटी के केस में सिर्फ आप तभी रिवोक कर सकते हो जब ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है. अगर ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुका है तो गया तीर कमान से, तीर से गया वो, जो कमान से गया वह तीर वापस आ सकता है क्या? नहीं ना. तो वही चीज है, स्पेसिफिक गारंटी के केस में वही होगा. सॉरी. अगला पॉइंट है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज दैट सेक्शन 131. 2 पॉइंट और है जिसमें गारंटी है ना श्योरिटी के द्वारा रिवोक हो जाती है ऑटोमेटिक. रिवोकेशन के द्वारा अपन पढ़ रहे हैं ना, तो रिवोकेशन में पहला पॉइंट था श्योरिटी खुद कर लेता है. दूसरा पॉइंट है डेथ. इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, the death of surety operates as revocation of a continuing guarantee as to the future transactions taking place after the death of surety. However, the surety's estate remains liable for the past transactions which have already taken place before the death of surety. श्योरिटी की डेथ होने के पहले के ट्रांजेक्शन के लिए श्योरिटी की स्टेट लाइबल होगी. श्योरिटी तो मर ही गया, तो मरा हुआ आदमी थोड़ी लाइबल होता है, लेकिन उसकी स्टेट तो होगी, प्रॉपर्टीज तो होगी उसकी, वो लाइबल रहेगी. ठीक है, क्योंकि उसके मरने से पहले की गारंटी थी जो उसने खुद ने दी थी. लेकिन जिस दिन वो मर गया, आज ही मर गया मान लो श्योरिटी, तो आज के बाद के ट्रांजैक्शन में उसके लिए लाइबिलिटी रहेगी क्या? नहीं. उसकी स्टेट आज के बाद के ट्रांजैक्शन के लिए लाइबल नहीं है. ये नॉर्मली होता है. अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और डिसाइड कर रखा हो तो बात अलग है. अब देखो एग्जांपल 18. एस गारंटी सी फॉर द ट्रांजैक्शंस टू बी डन बिटवीन सी एंड पी फॉर नेक्स्ट मंथ. आफ्टर 5 days एस डाइड. Now guarantee is revoked for future transaction, but S state still liable for the transactions done during previous 5 days. पिछले 5 दिनों में जो ट्रांजेक्शन की उसके लिए तो जिम्मेदार है, उसके बाद के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि 5 दिनों बाद ही उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई. तो अगले 25 दिन के लिए जिम्मेदार नहीं है, पहले 5 दिन के लिए जिम्मेदार है. सिंपल. अगला बाय नोवेशन. The surety under original contract is discharged if a fresh contract is entered into either between the same parties or between the other parties, the consideration being the mutual discharge of the old contract. इसका मतलब समझाता हूँ. नोवेशन याद है क्या? रिसेशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट प्लस फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट. जब आप कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके उसकी जगह नया बना दो तो उसे अपन क्या बोलते हैं? नोवेशन बोलते हैं. ठीक है. आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था, मेरे और नितिन सर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था, अपन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि मेरे और नितिन सर के बीच वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म, आपके और मेरे बीच वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म, अब आपके और नितिन सर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं? नोवेशन. याद आया? जिन्होंने पढ़ा उनको याद हो गए सेक्शन 62, नोवेशन, रिसेशन एंड अल्टरेशन. ठीक है, तो उसी की तरह ये एस गारंटी सी फॉर द पेमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ व्हीट टू बी डन बाय सी एंड पी फॉर द नेक्स्ट मंथ. आफ्टर 5 days the contract is changed. Now S guarantees C for the payment of the supply of rice to be done by C and P for the rest of next month. Here the guarantee is revoked for the supply of wheat, but S is still liable for the supply of wheat done during the previous 5
डेज। जैसे आपके और मेरे बीच में और नितिन सर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि अगले 1 महीने में वो जो गुड्स आपको सप्लाई करेंगे उसके लिए मेरी गारंटी है, ठीक है। लेकिन 5 दिन बाद में अपन ने कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर लिया, नोवेशन कर लिया, पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म कर दिया और अब नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ए सप्लाई करेंगे तो मेरी गारंटी है। तो पहले 5 दिन तो सब गुड्स के लिए गारंटी रहेगी जो जो आपको सप्लाई किया है, और 5 दिन के बाद सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट एक बी सप्लाई, ए बोला क्या मैंने, प्रोडक्ट ए सप्लाई करने पर मेरी गारंटी है, उसके अलावा कोई गुड सप्लाई करने पर गारंटी नहीं है। तो दिस इज नोवेशन। पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म कर दो, उसकी जगह नया बना लो। तो नोवेशन के केस में जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट के की लाइबिलिटी थी ना वो तो खत्म हो जाएगी और नए कॉन्ट्रैक्ट की गारंटी के लिए लाइबल होंगे। लेकिन पुराने कॉन्ट्रैक्ट में जहां तक आप कर चुके हो ना ऑलरेडी, जिस दिन आपने चेंज किया है वहां तक के लिए लाइबिलिटी रहेगी। क्लियर, समझ में आया? क्लियर है ना ये सब? तो आपको यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। नो? तो अपन ने डिस्चार्ज ऑफ गारंटी पढ़ लिया। ऑफ श्योरिटी एक पॉइंट, रिवोकेशन। रिवोकेशन 3 तरीके से हो सकता है, या तो खुद रिवोक कर ले श्योरिटी, या उसकी डेथ हो जाए, या फिर नोवेशन। ठीक है, इन 3 तरीके से हो सकता है। अब अपन कल पढ़ेंगे बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर की कौन कौन सी गलतियों की वजह से श्योरिटी की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है वो अपन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल शायद ये पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, शायद, पक्का नहीं।